तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 120 रो जी, और इसका वैल्यू कितना है 80 रो जी, क्योंकि इसको 120 मीटर गहरा था, ये वाला 80 मीटर गहरा था इसलिए 80 उतारे, ये वाला 120 था इसलिए 120 उतारे। तो यहाँ का प्रेशर कितना, यहाँ का प्रेशर आया 120 रो जी, यहाँ का प्रेशर कितना है 120 रो जी, और यहाँ का प्रेशर कितना है 80 रो जी। अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है। अभी तो कोई पप्पू भी लड़का बता देगा कि सर ये वाला ज्यादा है कि नहीं, कोई पप्पू टाइप का जो बच्चा वो भी बता देगा सर ये वाला ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 120 था और यहाँ तो 80 है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, दैट इज प्रेशर, ये वाला आपका बन गया हाई प्रेशर जोन, और यहाँ पर क्या बना आपको लो प्रेशर जोन, ठीक है ना। ये वाला आपका क्या बना हाई प्रेशर जोन, और ये जो बना लो प्रेशर जोन। तो इसी की वजह से एयर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर एयर फ्लो हुआ। अब ये जो प्रेशर जोन का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं एनवीपी। जो प्रेशर जोन का डिफरेंस निकला ना डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। इस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण ही एयर फ्लो हो रहा है, और जो एयर फ्लो हो रहा है ना इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन। इसी का नाम क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। देखो समझ में आया। तो व्हाट इज नेचुरल वेंटिलेशन, व्हाट इज नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण जो हवा फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। अब एक बात और समझते हैं, ये जो चाणक जो देख रहे हो इसका गहराई ज्यादा है, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डाउन कास्ट शाफ्ट। इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है, डाउन कास्ट शाफ्ट, है ना, डाउन कास्ट शाफ्ट, डाउन कास्ट शाफ्ट, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो है ना इसका गहराई कम, इसको बोलते हैं अप कास्ट शाफ्ट, अप कास्ट शाफ्ट। तो मोटा मोटे बाबू आपको समझ में आया कि हवा कैसा फ्लो होता है, नेचुरल वेंटिलेशन कैसा होता है, ये बात आपको समझा पाया मैं कि कैसे एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आज का जो सेशंस में ना कुछ सवाल जवाब भी है, सवाल जवाब के लिए बोलो रेडी रहना, मैं कुछ सवाल जवाब पूछूंगा। मैंने देखा कि बहुत बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ पढ़ने में थ्योरी क्लासेस में तो नहीं दिख रहा है। चलो तो ये मोटा मोटी एक कंसेप्ट समझ में आया। अब अगर मान लो फैन बैठाना, हम फैन के बारे में बात किए थे, अगर पंखा बैठाना, अगर एमएमवी हमको बैठाना है तो एमएमवी जो बैठाएंगे, एमएमवी मतलब क्या होता है, मुख्य आंतरिक पंखा, है ना, एमएमवी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन। तो ये दो तरह का होता है, ये कितना तरह का होता है, दो तरह का। ए होता है आपका फोर्सिंग टाइप हो सकता है, ठीक है ना, बी नंबर आपका एग्जॉस्ट टाइप हो सकता है। फोर्सिंग और एग्जॉस्ट, फोर्सिंग और एग्जॉस्ट में क्या अंतर है, फोर्सिंग का मतलब हो गया वैसा पंखा जो हवा को सामने की ओर फेंकता है, एग्जॉस्ट मतलब वैसा पंखा जो हवा को सामने की ओर खींचता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो अब हम लोग समझते हैं कि फोर्सिंग पंखा बैठाना अच्छा ना एग्जॉस्ट वाला बैठाना अच्छा है। तो माइंस के केस में देखा जाए, कोल माइंस के केस में देखा जाए तो 99% जो पंखा सजेस्ट किया जाएगा वो होगा एग्जॉस्ट टाइप, जो हवा को खींच के बाहर निकाले। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों रीजन है, क्या वजह है कि हम लोग एग्जॉस्ट टाइप पंखा बैठाएंगे, फोर्सिंग वाला नहीं बैठाएंगे। फोर्सिंग टाइप से बैठाने से लोग बचते क्यों है, कारण क्या है, इस बात को समझते हैं। तो देखो फोर्सिंग टाइप बैठाने के पीछे जो लोग बचते हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ। देखो फोर्सिंग वाला पंखा जब तुम बैठाओगे तो हवा को क्या करेगा, धकेल के रखेगा, हवा को क्या करेगा, फोर्स करेगा, सामने की ओर धकेलेगा, है ना। जैसे टेबल पंखा आप देख रहे हो आपके घर में जो चल रहा है, सीलिंग फैन जो लगा वो क्या कर रहा है, हवा को सामने की ओर फेंक रहा है, धकेल रहा है। तो अगर पंखा को हम लोग धकेलने वाला हवा भेजेंगे उसमें से, तो जितना भी गोफ एरिया में जो नॉक्सियस गैसेस है वो गोफ, जैसे मान लो आपका माइंस में क्या है, गोफ एरिया है ना, तो जितना भी नॉक्सियस गैस होगा ना उसको धकेल के रखेगा, वो सारा का सारा नॉक्सियस गैस है ना क्या होगा, वहां पर ट्रैप्ड होकर मिलेगा, नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल क्या होगा, ट्रैप्ड हो जाएगा उस जगह पे। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि जब कभी पंखा आपका बंद होगा तो ये सब हवा क्या होगा, आपका फेस में आ जाएगा, आपको वर्किंग पॉइंट में आ जाएगी सारी के सारी हवाएं। अब जैसे आपका वर्किंग पॉइंट में आएगा तो समस्या क्या उत्पन्न होगा, समस्या सबसे बड़ा उत्पन्न होगा कि आप काम नहीं कर पाओगे, और आपके लिए मतलब क्या बोलते हैं कि जो इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस है उससे हैजर्ड्स उत्पन्न होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर हम लोग एग्जॉस्ट बैठाएंगे तब क्या होगा, तो एग्जॉस्ट बैठाओगे तो हवा को खींच के बाहर निकालेगा, तो जितना भी नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैस है ना सबको खींच के बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, सबको खींच के क्या करे, बाहर निकाल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल और केवल एग्जॉस्ट टाइप का पंखा पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, और एग्जॉस्ट टाइप का एमएमवी ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एम का मतलब होता है मेन, दैट इज द MAIN, कुछ लोग मेन का स्पेलिंग MAN लिख देते हैं, MAN नहीं होगा, MAIN होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये मोटा मोटी समझ में एग्जॉस्ट टाइप का। तो अब सवाल है कि एग्जॉस्ट टाइप पंखा बैठाएंगे तो कौन चाणक में बैठाना चाहिए, डाउन कास्ट में बैठाना चाहिए, अपकास्ट में बैठाना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे अब इस बात को समझो, देखो इस डायग्राम को देखो। अब तुम बताओ हवा खींच रहा है, तो हवा खींच रहा है, अगर तुम दिमाग लगा के मान लो यहाँ पर बैठा दिया, तुम क्या किया, यहाँ पर बैठा दिया, जो पंखा क्या कर रहा है, हवा को खींच रहा है ना, हवा खींच रहा है, तो हवा ये खींचेगा इधर और आपका हवा जा रहा था इधर, तो उल्टा हो गया इसका डायरेक्शन। अगर मान लो आप हवा खींचने वाला एग्जॉस्ट टाइप पंखा अगर आप यहाँ बैठाए जो इधर हवा खींच रहा है, और एनवीपी का प्रेशर नीचे की ओर है और आप हवा इधर खींच रहे हो, तो दोनों तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो एनवीपी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर फोर्सिंग फैन बैठाने का अगर ऐसा कंडीशन हो, फोर्सिंग फैन बैठाना है, तो आपको डाउन कास्ट शाफ्ट में बैठाना चाहिए, फोर्सिंग वाला। लेकिन अगर मान लो बाबू अगर आपको एग्जॉस्ट वाला बैठाना है, तो आपको हमेशा कहाँ बैठाना चाहिए, अपकास्ट शाफ्ट में।
क्यों बैठाना चाहिए? क्योंकि ये भी पंखा हवा को खींचेगा इधर और ये भी हवा उठ के इधर, एनवीपी के कारण भी हवा इधर उठ के आ रहा है, तो दोनों हवा मिलके क्या होगा, इधर से निकलेगा, यानी एनवीपी और पंखा का प्रेशर दोनों कंबाइन प्रेशर काम करेगा और आपका माइंस में वेंटिलेशन क्या होगा, इंप्रूव करेगा। अगर आप उल्टा कर दोगे तो इंप्रूव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, घट जाएगा वेंटिलेशन, और इसमें क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोग माइंस में क्या करते हैं, हम लोग एमएमवी जो बैठाते हैं हमेशा कहां पर बैठाते हैं, वो हम लोग बैठाते हैं कहां पर, हम लोग बैठाते हैं ऑलवेज अप शाफ्ट में बैठाते हैं, अप शाफ्ट में एमएमवी बैठाने का काम होता है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और समझते हैं कि अब जैसे मान लो ये पंखा जैसे तुम बैठाए, तो ये पंखा बैठाने के बाद क्या होगा ना, यहां से भी हवा डायरेक्ट खींच सकता है, पूरा माइंस को ना खींच के, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एयर लॉक लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एयर लॉक, एयर लॉक लगा देते हैं, ठीक है, एयर लॉक इसको बोलते हैं। अब एक बात और यहाँ पे छूट गया जो कि पढ़ाना है, मोटिव कॉलम। देखो ये जो एक्स्ट्रा जिसके कारण जो जिस कॉलम के कारण ना, जो एक्स्ट्रा कॉलम के कारण जो मेरा प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को टेक्निकल टर्म में बुलाया था मोटिव कॉलम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मोटिव कॉलम, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव कॉलम बोलते हैं। तो मोटा मोटी टेक्निकल टर्म था, ये डेटा था कि नेचुरल वेंटिलेशन कैसे फ्लो होता है, पंखा हम लोग क्यों बैठाते हैं, पंखा बैठाने के पीछे रीजन क्या है, एयर फ्लो कैसे होता है, ये सारे कुछ टेक्निकल डेटा, मतलब समझ बेसिक थ्योरीज था कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबू अगर तुम कोई चीज़ को समझ के पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी गलती नहीं करोगे, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। आप ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखो कि जीवन में अगर कभी भी पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना है। पढ़ाई करना तो या तो अच्छा से करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। जीवन में जो काम करोगे अच्छे से करना है। और ये बात मेरा कहा हुआ नहीं है, मेरे एक सर का कहा हुआ है जो आज की डेट में, उनका नाम है विनोद विश्वकर्मा, और आज की डेट में क्या जज हैं, वो जज बने हैं आज की डेट में। और ये उनका स्टेटमेंट है कि जीवन में जो भी करना अच्छे से करना या तो मत करना। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो या तो अच्छा से करो या मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे जो भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो भीड़ बढ़ाना नहीं है, आपको जॉब करेक्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को बेसिकली तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा बाबू। मजाक में मत करना, तो जिंदगी मजाक बन जाएगी आपकी। आज अगर आप मजाक करोगे तो कल दिन जिंदगी आपकी मजाक बन जाएगी, फिर मत बोलना कि कोई समझाया नहीं था। चलो, तो मोटा मोटी सारी थ्योरी समझ में आया। अब इसके बाद बहुत सारा चीज़ है, इसमें वेंटिलेशन डोर है, एयर क्रॉसिंग है, रेगुलेटर है, ठीक है ना, ऑक्सिलरी फैन है, बूस्टर फैन है, ठीक है ना, एयर कोर्सिंग है, एयर क्रॉसिंग है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो एक एक करके धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, चैप्टर में बढ़ता है। लेकिन आज के सेशंस में हम लोग इसको पढ़ाने के बारे में बात ही नहीं किए थे। आज जस्ट मेरा मन किया कि चलो कुछ बेसिक चीज़ों को भी डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ। जैसे बच्चे लोग कहते थे कि सर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कीजिए, तो मैं थोड़ा सा आज पढ़ा दिया। आज का टॉपिक और सेशंस तो MCQ के ऊपर था, तो हम लोग MCQ अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें जहाँ तक समझना था हम लोग समझ लिए, अब अपना MCQ चीज़ को स्टार्ट करते हैं और MCQ के ऊपर क्लास को हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल पे आते हैं, हम लोग सवाल जवाब पे बात करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग टाइप करने के लिए अपने आप को रेडी कर लो। मैं स्क्रीन पे ना चैट को ऑन कर देता हूं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एमएमवी का जांच कितने दिनों में होता है? मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन का जांच कितने दिनों में होता है? एमएमवी का जांच कितने दिनों में होता है? जल्दी से, एमएमवी का जांच कितने दिनों में होता है? मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन का जांच कितने दिनों में होता है? एमएमवी का जांच कितने दिनों में करते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। हाई प्रेस, अच्छा आप लोगों का जो सवाल है ना, एक बार ना आप लोग कमेंट ना एंड में करना, जो डाउट्स है मैं क्लियर करूंगा। जैसे एक सवाल आ रहा है कि सर इंक्लाइन में कैसे क्रिएट करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप फिलहाल इस चीज को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा हम लोग क्लास कर लेते हैं, फिर डाउट सेशन है ना, डाउट में देख लेंगे। चलो, आपका सवाल मैं रख लिया हूं, कितने दिनों में जांच करेंगे एमएमवी का जांच? वेरी गुड, 7 डेज में करना होता है। सील्ड ऑफ पैनल के अंदर जो मेरा गैस का जांच होता है ना, सील्ड ऑफ पैनल के अंदर हम लोग जो मेरा सील्ड ऑफ पैनल उसके अंदर सैंपल लेके जो गैस का जांच करते हैं, कितने इंटरवल पे करते हैं? जल्दी से, सील्ड ऑफ पैनल के अंदर जो गैस का जांच होता है कितने इंटरवल पे करते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। सील्ड ऑफ पैनल का जांच जो होता है ना, कितने इंटरवल पे करते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। सील्ड ऑफ पैनल के ऊपर जो गैस का जांच होता है वो कितने दिनों पे करते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, क्या जवाब हो जाएगा? वेरी गुड। सील्ड ऑफ पैनल के ऊपर जो जांच होता है कितने दिनों पे होता है? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या क्या आप लोग रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है ना। कितने दिनों पे जांच होता है? कितने दिनों पे होता है? वंस इन कितने दिन? 30 डेज में करते हैं हम लोग। लेते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच। आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर का जांच करते ही है बाबू। जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है, अगर ब्रिक का बना हो, ब्रिक का बनाए आइसोलेशन स्टॉपिंग, तो उसका थिकनेस कितना मीटर का होगा? ब्रिक का बनाने पे आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना मीटर का होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। ब्रिक का बनाने पे आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना मीटर का होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ।
ब्रिक का बनाने पर आइसोलेशन स्टॉपिंग का